एक पिता जिनका लड़का शादी होने के बावजूद इंदौर में बैठ के फिर पढ़ ही रहा है, पिछले 9 साल से तैयारी कर रहा है, और वही पिता मंदसौर में कृषि उपज मंडी में हमाली कर रहा है, रात दिन बोरी उठा रहा है। उसका जो बड़ा भाई वो एक मैकेनिक के तौर पर वहाँ काम कर रहा है। उनके मन में भी सिर्फ एक ही है, ठीक है समय लगेगा लेकिन हमारा बेटा और हमारा भाई एक दिन सर जरूर एक अधिकारी बनकर आएगा। 12 अक्टूबर दादी ने मेरे गोदी में दम तोड़ा और मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इंटरव्यू के 10 दिन पहले उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा मेरे जाने से पहले तू एक बार सिलेक्शन ले ले बस। उस दिन मुझे बहुत रोना आया क्योंकि समझ नहीं आ रहा था किस्मत मुझे कहाँ ले जा रही है। शाम को 7:30 बजे मुझे अननोन नंबर से कॉल आता है। उनका कहना था कि सीईओ साहब बधाई हो। पहले मुझे लगा रॉन्ग नंबर लगा है शायद। बोले भाई तुम अधिकारी बन गए हो। मैंने मम्मी को बताया नीचे जाके, मम्मी आज तुम्हारा बेटा अधिकारी बन गया। 14 अक्टूबर मंगलवार आया। सुबह 10:30-11 बजे का समय था। हमको नहीं पता था आगे क्या होने वाला। खूब कोशिश करी हम लोगों ने कि नहीं अब हो जाएगा, क्योंकि मैं मम्मी को हर बार बोलता आया हूँ कि नहीं मम्मी अब जो संघर्ष के दिन थे वो खत्म हो गए। अब आपका समय आया है, तो मेरे साथ चलना है, मैं सबको बताऊंगा। साढ़े 12-1 बजे के बीच में मम्मी ने भी दम तोड़ दिया। Vaji Raman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vaji Raman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. नमस्कार, मेरा नाम विकास राव है। मैं मंदसौर ज़िले का निवासी हूँ। मेरा चयन MPPSC 2024 में जनपद पंचायत सीईओ के पद पर हुआ है। इससे पहले मैंने MPPSC के लगभग 5 साक्षात्कार दिए हैं और 6 अटेम्प्ट दिए हैं मैंने। 2019 से मेरा ये सफ़र प्रारंभ हुआ था। और अगर मैं मेरे फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरी फैमिली में मेरे पापा जो कि एक मज़दूर हैं, कृषि उपज मंडी में हमाली का काम करते हैं, और मेरी फैमिली में जो बड़े भैया हैं वो एक गैरेज पे मैकेनिक हैं, और फैमिली में कोई भी मेरे अलावा कोई भी 8वीं पास से ज़्यादा कोई भी नहीं है। क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें फेस की है, मैंने बचपन से उन चीज़ों को, उनके संघर्ष को देखा है, और मेरा सपना था कि मैं एक अधिकारी बनूं। और ये सपना केवल मेरा ही नहीं था, मेरे पिताजी जो मेरे बड़े भैया हैं उनका भी सपना था। क्योंकि आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण मेरे जो बड़े भैया हैं वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके ज़्यादा, और उन्होंने ही मुझे वो स्वयं नहीं पढ़ पाए, लेकिन उन्होंने एक सपना था कि यार मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन उनका जो छोटा भाई है
वो अपना सपना साकार करे और एक अधिकारी के रूप में चयनित होकर मेरा और मेरे परिवार का, पूरे मंदसौर शहर का नाम रोशन करे। तो उन्हीं के सपनों को मैंने हमेशा मेरे सामने रखा और मैंने मेहनत की और आज मैं इस पद पर पहुंचा हूं। मेरे अगर जर्नी की बात की जाए तो मेरी जो स्कूली शिक्षा है, मेरी संपूर्ण शिक्षा सरकारी स्कूल और सरकारी महाविद्यालय से पूरी हुई है। मैंने स्कूली शिक्षा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर से पूरी हुई है और मेरा ग्रेजुएशन शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर से पूरा हुआ है। इसके बाद 2018 में ग्रेजुएशन होने के पश्चात मेरा 2019 में फर्स्ट अटेम्प्ट था। MPPSC 2019 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। 2019 का मैंने प्रीलिम्स दिया, मेरा क्वालिफाई हो गया, उसका मेंस लिखा, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया। तत्पश्चात कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में काफ़ी संघर्ष था, काफ़ी चुनौतियां थी। इसी बीच जो मेरे माताजी हैं उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ा हुआ था और 2020-21 बैक टू बैक मेरे प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई हो गए थे। अब चूँकि एक समय ऐसी स्थिति आई थी कि 2021 का मेरा मेंस था और मम्मी इतने बीमार थे कि उन्हें अहमदाबाद एडमिट करना पड़ा था और मम्मी के साथ ही मैं 1 महीने अहमदाबाद में उनके साथ ही रहा था। मैं उस सिचुएशन में भी मैंने हार नहीं मानी। मम्मी की तबीयत तो थी सही, सामने एक ये भी था कि यार हमें अपना सपना साकार भी करना है। अब चूँकि चुनौतियाँ दो थी मेरे साथ में कि साथ में हमें पढ़ाई भी करना है, साथ में मम्मी का स्वास्थ्य भी ख़राब है और दूसरी और भी आर्थिक जो परेशानियाँ थी वो भी सामने मेरे थी। इसके बावजूद मैंने 2020, 21, 22, 23, 24 लगातार मैंने 5 इंटरव्यू दिए और 2024 में अंतिम रूप से मेरा चयन जनपद पंचायत CO के पद पर हुआ है। अगर चुनौतियों की बात की जाए तो खैर चुनौतियां तो हर जो एस्पिरेंट्स है, हर व्यक्ति के लाइफ में होती है, किसी की बड़ी तो किसी की छोटी होती है। मेरी लाइफ में भी कुछ चुनौतियां थी और मैं ये चुनौतियां, ये जो भी संघर्ष था मेरा, मैं सिर्फ इसलिए साझा कर रहा हूँ ताकि मेरे जैसे और भी जो व्यक्ति हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, मुझसे प्रेरणा लेकर सपना साकार कर सके। कि मैं अगर कर सकता हूँ तो आप लोग भी उस सपने को साकार कर सकते हैं। मेरी जो चुनौतियाँ थी 2020 के बाद प्रारंभ हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2018 में मेरी शादी भी हो चुकी है और मेरी एक 4 साल की गुड़िया भी है। चूँकि आर्थिक स्थिति सही नहीं थी तो 2020-21 के बाद में मैंने पार्ट टाइम जॉब करने का निर्णय लिया, क्योंकि मुझे था कि कम से कम मैं अपना खर्चा स्वयं वहन कर सकूं, मैं घर वालों के ऊपर निर्भर ना रहूं, ताकि वो भी, क्योंकि परिवार की स्थिति शुरू से ऐसी थी तो मैंने सोचा कम से कम मेरा खर्चा मैं उठा लूं। 2021 के मेंस के जस्ट बाद मैंने पार्ट टाइम जॉब लाइब्रेरी में, यहाँ भोलाराम उस्ताद मार्ग पर ही नॉन स्टॉप लाइब्रेरी है, वहाँ पे मैंने पार्ट टाइम जॉब करना प्रारंभ किया। शाम को 4 से 12 मैं लाइब्रेरी मैनेज करता था और रात को 12 के बाद 2 घंटे मेरा पढ़ना होता था और सुबह भी मेरा पढ़ने का रूटीन होता था। लाइब्रेरी में जॉब करने के साथ साथ मैंने 4 इंटरव्यू उसमें भी मैंने दिए हैं। चूँकि पैसे की दिक्कत थी इसलिए मैं ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ या ज़्यादा कहीं कोचिंग संस्थान पे कहाँ टेस्ट सीरीज़ नहीं लगा पाया। मैंने स्वयं से सेल्फ स्टडी करके, स्वयं मेहनत करके लगभग 4 इंटरव्यू मैंने फेस किए हैं। मैं एक मोमेंट आपको शेयर करना चाहूँगा 2022 का। 2022, क्योंकि 2019, 20, 21 लगातार 4 इंटरव्यू में दे चुका था, 3 इंटरव्यू। 20 में मेरा अंतिम चयन नहीं हुआ, 21 में मेरा प्रोविज़नल से इंटरव्यू था लेकिन वो भी रिज़ल्ट पेंडिंग है। 2022 में चूँकि मैं पिछले 2 इंटरव्यू दे चुका था और 2022 में लगभग 450 पोस्ट आई थी, तो मुझे इतनी उम्मीद थी कि यार इस बार तो चयन मेरा हो ही जाएगा। और ये उम्मीद मैंने मेरे परिवार वालों को और मेरे जितने भी मेरे जो मेरे चाहने वाले सभी को मैंने एक उम्मीद बंधा दी थी कि यार मेरा 450 पोस्ट में कोई ना कोई पोस्ट तो मिल ही जाएगी मुझे। अब 2022 का इंटरव्यू रहा, इंटरव्यू दिया मैंने, इंटरव्यू लगभग अच्छा ही गया था मेरा। जिस दिन रिज़ल्ट वाला दिन था, रिज़ल्ट वाले दिन मैं घर पे ही था, रिज़ल्ट देखा, रिज़ल्ट में मेरा नाम नहीं था। 450 पोस्ट में होने के बावजूद मेरा नाम नहीं था और बैक टू बैक मेरा तीसरा साक्षात्कार था और इससे बाहर होना मेरे लिए बहुत एक सदमा था
यूँ मान के चलो मैं डिप्रेशन में आ चुका था उस टाइम पे। मैं घर वालों को बोल नहीं पा रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। 450 पोस्ट, क्योंकि घर वालों को बोल रखा था मैंने कि इस बार हो ही जाएगा, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई 8वीं पास से ज़्यादा है नहीं। तो मैंने जो बोल दिया उनको ऐसा लगा कि हो ही गया है, मतलब अब तो। जब उनको नहीं हुआ, फिर से एक सपना था वो टूट चुका था मेरा। घर वालों ने बोला, फिर से हौसला बंधाया घर वालों ने, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं तेरे साथ में, तू फिर से तैयारी कर। और हमें भी विश्वास है कि तू आगे फिर से तैयारी करके अधिकारी ज़रूर बनेगा। उन्होंने मुझे हौसला बंधाया। मेरे मित्रों ने, मेरा एक मित्र जिसका नाम मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे, विजय गोयल, जो आज वर्तमान में रेलवे में ग्रुप डी में अभी पोस्टेड है गुजरात में, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी इस जर्नी में। और अगर मैं फैमिली की बात की जाए तो मेरे माता पिता के साथ साथ जो मेरे बड़े भैया हैं, सूरज नाम है उनका, जो खुद एक मैकेनिक है, वो खुद पढ़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि अगर इंदौर भी अगर मैं आ सकता था, इससे पहले कभी इंदौर आया नहीं था मैं, उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि आज नहीं, तू इंदौर जा, तेरा जितना भी खर्चा होगा, जो भी होगा, मैं तुझे पढ़ाऊँगा। मैं नहीं पढ़ पाया लेकिन तू पढ़ेगा और तू अधिकारी बनकर ज़रूर आएगा। मैं मेरे भैया की बात बताना चाहूँगा कि आज के इस युग में अगर माता पिता के बाद मेरे भैया को मैं अगर मानता हूँ, तो माता पिता के बाद मेरे भैया ही हैं जो एक ईश्वर तुल्य में मानता हूँ उनको। क्योंकि एक जो हम कहते हैं ना कि रामचरितमानस में जो श्री राम जी का जो किरदार है, मैं उनको उनके तुल्य मानता हूँ। मैं चाहे मैं लक्ष्मण नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं अपना आपको नहीं बड़ा मानता हूँ, लेकिन वो मेरे लिए राम तुल्य ज़रूर है। कि इतना करना, एक शादी होने के बावजूद, एक गुड़िया होने के बावजूद अपने भाई के लिए, और वो खुद भी शादीशुदा हैं, उनके 3 बालक है, 3 बच्चे हैं उनके भी। चाहते तो वो भी कुछ कर सकते थे कि नहीं तू तेरा देख, लेकिन उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। घर वालों के ताने सुने, परिवार वालों के ताने सुने, समाज वालों के ताने सुने कि यार आखिर कितने साल और, क्योंकि मैं 2015 के बाद से इंदौर आ चुका था। 12वीं के बाद मेरा ग्रेजुएशन इंदौर से ही हुआ है। तो चूँकि घर वाले उस चीज़ को काउंट कर रहे थे कि यार मुझे 8 साल 9 साल हो चुके हैं यहाँ पे, लेकिन मैं जानता था कि मेरी जर्नी क्या रही है। मेरे लिए जवाब देना बहुत मुश्किल था कि बैक टू बैक नहीं हो पा रहा, क्योंकि अगर मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा एक व्यक्ति भी होता तो मैं उनको समझा सकता था कि पीएससी क्या होती है, यहाँ पे प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, फिर कोर्ट केस होना, ये होना, 13% के जाल में फंसना, ये सारी चीज़ें मेरे साथ थी, लेकिन मैं उनको समझा नहीं सकता था। इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद मेरे भैया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज भी मुझे करते हैं वो। मतलब मैं बोल नहीं सकता, वो अगर मैं उनका नाम लेना कि मैं अगर जीवन पे पूरा जीवन भी न्यौछावर कर दूँ तो मैं वो उनका ऋण चुका ही नहीं पाऊँगा। मैं आया इंदौर के बाद 2022 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि 450 पोस्ट थी। मैंने उनका सपना नहीं कर पाया पूरा मैं, और मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा था। एक यूँ मान के चलो मैं टूट चुका था वापस। 2023 फिर से प्रीलिम्स दिया, फिर से मेंस दिया, और सिचुएशन ऐसी थी, मेरे पास नोट्स खरीदने के पैसे नहीं थे, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका था। सिलेबस चेंज होने के बावजूद वापस से मुझे 1-2-3 सिलेबस वापस से स्टार्ट करना है। मेरे लिए वही चुनौती थी कि यार मुझे शुरू से अब जितना सिलेबस पुराना था वो हटा के नए सिलेबस से 1-2-3 करना है। अब उसका कंटेंट खरीदने के बाद मेरे पैसे नहीं थे, तो मैं क्या करता था, लाइब्रेरी में जो काउंटर पे बैठता था मैं, लाइब्रेरी में जितने स्टूडेंट मेरे आते थे पढ़ने, मैं उनसे किसी दूसरे नोट्स लिया, किसी से कोई दूसरा नोट्स लिया, कोई अलग अलग यूनिट का मैंने नोट्स लिया। उन नोट्स को मिला के मैंने खुद के नोट्स तैयार किए। उन खुद के नोट्स से पढ़ के मैंने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, फिर 2023 का फिर से साक्षात्कार हुआ मेरा। 2024 आया, चूँकि साक्षात्कार में दे चुका था, और इसी बीच 2024 की प्रीलिम्स भी हो गई, और उसमें सिलेबस फिर से नया था। सिलेबस चेंज हुआ, फिर से वापस 1-2-3 कंटेंट इकट्ठा करना, ये करना वो करना। दिक्कत वही, आपके पास पैसे नहीं है, क्या करना चाहिए। मैंने यही सोचा कि मुझे अब मेरे पास या तो ऑप्शन है कि मैं गिव अप कर लूँ, या फिर मुझे जो चीज़ें सामने दिख रही है उन समस्या में उलझा रहा हूँ, या समस्या का समाधान पे ध्यान दूँ मैं। फिर से मैंने समस्या के हल पे ध्यान दिया। मैंने कंटेंट इकट्ठा किया, वही
लाइब्रेरी में जितने स्टूडेंट आते थे, किसी से मैंने अलग अलग यूनिट्स के नोट्स इकट्ठे किए, खुद के नोट्स बनाए। 2024 का प्रीलिम्स दिया मैंने, मेंस दिया, फिर से साक्षात्कार मेरा हुआ। और ये तैयारी के साथ में एक समानांतर एक लाइफ और चल रही है मेरी, जो मेरे परिवार में चल रही है। क्या है वो ये है, पिताजी, एक पिता जिनका लड़का शादी होने के बावजूद इंदौर में बैठ के फिर पढ़ ही रहा है, पिछले 9 साल से तैयारी कर रहा है। और वही पिता मंदसौर में कृषि उपज मंडी में हमाली कर रहा है, रात दिन बोरी उठा रहा है। उसका जो बड़ा भाई है वो एक मैकेनिक के तौर पर वहाँ काम कर रहा है। उनके मन में भी सिर्फ एक ही है, ठीक है समय लगेगा लेकिन हमारा बेटा और हमारा भाई एक दिन सर ज़रूर एक अधिकारी बनकर आएगा। और मेरे भी मन में यही था, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया तो मैं उनका विश्वास तोड़ना नहीं चाहता था। मैंने यहाँ देखा है, इंदौर की लाइफ मैंने 8-9 साल से फेस की है। यहाँ लोगों के 10-10 हज़ार भी आते हैं, लोगों के महीने के स्टूडेंट के, वो भी कम पढ़ते हैं। मैंने 5-5 हज़ार रुपये महीने में मैंने 2 महीने निकाले हैं, क्योंकि मैं रूम से रहता हूँ, स्वयं खाना खुद बनाता हूँ। क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम खाना भी अलग बना लें, अच्छे से फ्लैट में भी रह लें या लाइब्रेरी लगवा लें। अलग अलग बहुत सारे हमारे खर्चे होते हैं, उनको मैनेज करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। एक आर्थिक चुनौती तो हो ही सही, इसके अलावा मानसिक चुनौती मेरे साथ दूसरी थी, क्योंकि परिवार का प्रेशर तो था ही सही। अब चूँकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी बताया आपको कि मैं शादीशुदा भी हूँ, एक 4 साल की गुड़िया भी है, तो दूसरे पक्ष से भी मेरे पास फ़ोन आते थे कि कब तक, इतने साल हो गए हैं आपको पढ़ाई करते 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 करते। उनको ऐसा लगता था कि या तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ इंदौर में, या फिर बस पैसे बर्बाद कर रहा हूँ। मेरे पास उनका कोई जवाब नहीं होता था, क्योंकि वो इस चीज़ को समझते नहीं थे कि पीएससी होता क्या है। मैंने उन दिनों को भी फेस किया। मैंने अपने आप को मन मारा, नहीं यार, मेरा समय अभी ख़राब है, जिस दिन मेरा समय आएगा वो समय इनको जवाब देगा। मैंने किसी को उल्टा जवाब नहीं दिया, सबके ताने सुने मैंने। बहुत से लोगों को तो ये भी सुना कि यार नहीं यार, अब तुझे घर आ जाना चाहिए, अब बस फालतू पैसे बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक मुझे तो ये तक सुनना पड़ा था कि तुझे भी अब तेरे भाई के साथ हाथ पैर काले पीले ही करने गैरेज पे आके। भैया ने भी मुझे बोला कि यार ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मैंने उनको बोला था कि भैया ठीक है, अभी समय ख़राब है, एक बार और विश्वास करिए मुझ पे। वो वास्तव में ऐसा भाई, मैं चाहता हूँ कि ऐसा भाई हर किसी को मिले। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, शादी होने के बावजूद मुझे पढ़ाया, सब कुछ किया। घर का खर्चा मैनेज करना, मम्मी का इलाज चल रहा है अहमदाबाद में, वो सारी पैरेलल चीज़ें चल रही है। और मेरे मम्मी 8 साल से बेड रेस्ट पे हैं, बेड रेस्ट पे थे। उनका सपना था कि यार कम से कम मेरा बेटा एक अधिकारी के रूप में मेरे सामने आएगा, हमारा सपना साकार होगा। 2024 का साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार के जस्ट उस टाइम मेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। यूँ मान के चलिए एक क्रिटिकल कंडीशन जो आ जाती है, एक अंतिम समय आ जाता है, वो समय आ चुका था मेरी मम्मी का। एक तरफ मैं साक्षात्कार की तैयारी कर रहा हूँ और एक तरफ मेरे मन में चल रहा है कि मम्मी का स्वास्थ्य ख़राब है, तो वो सारी चीज़ें मुझे फेस करनी है। मैंने इंटरव्यू दिया, 18 अगस्त को मेरा इंटरव्यू था, मुझे आज भी दिन याद है। वो इंटरव्यू के 5 दिन बाद मैं घर चला गया था। और घर जाके मैं देखता हूँ मम्मी के साथ साथ दादी की तबीयत भी ऐसी है, वो भी अपने जीवन का अंतिम समय चल रहा है उनका भी। जैसे मैं घर गया, देखा हालत उनकी ऐसी थी कि उनको 2 व्यक्ति चाहिए खाना खिलाने के लिए भी, कहीं भी ले जाने के लिए भी। उस दिन से मेरे मन में आ गया था कि अब इतने साल में घर से दूर रहा, मैं मम्मी के साथ नहीं रह पाया इतने 8 सालों में। अब पढ़ाई तो होती रहेगी, अब मुझे मेरा समय जो है मेरे मम्मी के, मेरे परिवार के साथ बिताना है। अब रिज़ल्ट जो भी आएगा मैंने ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया था कि ईश्वर जो भी करना है अब आपको करना है, क्योंकि मेरा अब हिम्मत नहीं थी मुझसे वापस शुरू से 1-2-3 करने की। मैं आपको वो दिन बताना चाहूँगा। 12 सितंबर
मैं घर पे ही था। रिज़ल्ट वाला दिन 2024 का रिज़ल्ट आया 12 सितंबर 2025 शाम को 7 साढ़े 7 के बीच का समय। मैं, भाभी सा, वाइफ, हम सब खाना खा रहे हैं। खाना खा के जस्ट उठा हूँ मैं। मम्मी नीचे वाले कमरे में बेड रेस्ट पे हैं, बीच वाले कमरे में दादी हैं, वो भी एक बेड रेस्ट पे ही हैं, अंतिम समय चल रहा है उनका भी। खाना खा के जब जैसे ही फ्री हुए, मुझे नहीं पता था रिज़ल्ट क्या होने वाला, मुझे पता भी नहीं था आज रिज़ल्ट आने वाला है, क्योंकि मैं मम्मी की और दादी की सेवा में ही लगा हुआ था। मैंने उस दिन से सोशल मीडिया, जितने भी कॉन्टेक्ट थे मेरे, सबसे दूरी बना ली थी। बस मैं उन्हीं की सेवा में लगा हुआ था। मुझे ये नहीं पता था कि आज रिज़ल्ट आएगा। जिस दिन रिज़ल्ट आया, शाम को 7:30 बजे मुझे अननोन नंबर से कॉल आता है कि मैंने फ़ोन काट दिया पहले, फिर मैंने कॉल उठाया, वापस कॉल आया। उनका कहना था कि सीईओ साहब बधाई हो। पहले मुझे लगा रॉन्ग नंबर लगा है शायद। मैंने बोला सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। उन्होंने मुझे बोला यार मैं तुम्हारा मित्र बोल रहा हूँ, तुम्हारे रूम के पास वाली गली में ही रहता हूँ मैं। मैंने बोला सॉरी, मैंने फिर भी नहीं पहचाना आपको। बोले मैं राकेश बोल रहा हूँ। मैंने हाँ बोलिए। उन्होंने मुझे बोला कि यार 2024 का इंटरव्यू दिया था ना तुमने, और सोचो मैं भूल चुका था कि मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ अभी। इतना बिजी हो गया था मैं, क्योंकि मन में ये सारी चीज़ें मैंने देखी है। मम्मी बेड रेस्ट पे, दवाई गोली चल रही है, ये चीज़ें मन में आती ही नहीं कि हम क्या करके आए हैं। मैंने उनको बोला हाँ दिया तो था यार। बोले भाई तुम अधिकारी बन गए हो। मैंने बोला यार पता नहीं यार, 2024 का रिज़ल्ट आ गया। मैंने जैसे ही उन्होंने बोला, मेरे मोबाइल से हाथ में से मोबाइल गिर गया, और मेरे घर के जितने मेंबर सभी की नज़रें मेरे ऊपर थी कि यार ऐसा क्या हुआ कि मोबाइल गिर गया। मैंने मोबाइल उठाया, मोबाइल चेक किया, रिज़ल्ट की PDF चेक करी। मैंने स्क्रॉल किया। स्क्रॉल करने पे मैंने सूची में मेरा नाम देखा कि विकास राव। फिर मैंने रोल नंबर, 3 बार रोल नंबर चेक किए मेरे, क्योंकि इससे जस्ट पहले 4 बार मैं इंटरव्यू के रिज़ल्ट से बाहर हो चुका हूँ। तो मुझे खुद पे विश्वास नहीं था कि ये मेरा ही नाम है या मेरे ही रोल नंबर है। मैंने 2 से 3 बार मेरे इंटरव्यू के रोल नंबर और मेरा खुद का नाम चेक किया। फाइनल पोस्ट देखी मैंने कि जनपद पंचायत CEO। मैंने देखा और सभी की नज़रें मेरे ऊपर ही उस टाइम पे। मैंने जैसे रिज़ल्ट देखा, मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। मैं यूँ मान के चलो आंसू आने लग गए। कुछ शब्द नहीं थे मेरे पास बोलने के लिए। सबकी नज़रें मेरे ऊपर थी क्योंकि मैं रो रहा हूँ। घर वालों को ऐसा लगा कि शायद इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो व्यक्ति, आप मेरी जगह अगर आप खुद को रखोगे, जो व्यक्ति 450 की पोस्ट में बाहर हो चुका है, वो 100 पोस्ट में क्या उम्मीद रखेगा। 450 पोस्ट में आपका सिलेक्शन नहीं होना, 100 पोस्ट में तो उम्मीद भी नहीं थी कि हो जाएगा। हाँ, इंटरव्यू दे के आए थे, इंटरव्यू अच्छा भी गया था, लेकिन किस्मत क्या कहाँ ले जाती हमें नहीं पता। मैंने रिज़ल्ट देखा, मैं खूब रो रहा हूँ। भाभी आए, सब मुझे समझा रहे हैं कि यार क्या हुआ। मतलब मैं रो रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा मैं बोलूँ कैसे उनको। मैंने उनको बताया, खाली मोबाइल की स्क्रीन सामने कर दी। उससे पहले एक चीज़ और हुई। मैं रो रहा हूँ तो मुझे मेरे घर वाले समझा रहे हैं मुझे। उनको ऐसा लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे समझा रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, अभी हम लोग बैठे हैं, तुम्हारे साथ पूरा परिवार है, फिर से तैयारी करना, हमें भरोसा है तुम कर लोगी। लेकिन मैं उनको ये बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं रो क्यों रहा हूँ। ये खुशी के आंसू थे। मैं उनको ये नहीं बता पा रहा हूँ कि जो 2022 के जो आंसू थे
और 2024 के जो आंसू है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। वो आंसू दुख के आंसू थे, ये आंसू खुशी के आंसू है। जैसे ही मैंने रिज़ल्ट देखा, मोबाइल गिरा, मैं दौड़ता हुआ, मेरे मुंह में शब्द नहीं थे, घबराता हुआ मम्मी के पास गया, क्योंकि मम्मी को अभी 10 दिन पहले ही अहमदाबाद से लेके आए थे। अहमदाबाद से आते से उन्होंने मुझे एक बात बोली थी। वो इतने बीमार हो चुके, मुझे नहीं पता कितने दुख तकलीफ झेल रहे थे वो उनके जीवन में। मैंने वो चीज़ें, मुझे वो सारी चीज़ें याद आ गई उस दिन कि जब मैं छोटा था, मम्मी दूसरों के खेत पे काम करने जा रही है, गेहूँ काटने जा रही है, सोयाबीन काटने जा रही है, लहसुन चोपने जा रही है। इतने साल संघर्ष किया और आज वो दिन था उनका। तो इंटरव्यू के 10 दिन पहले उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा, मेरे जाने से पहले तू एक बार सिलेक्शन ले ले बस। उस दिन मुझे बहुत रोना आया था, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था किस्मत मुझे कहाँ ले जा रही है। उनको मैं बता नहीं सकता था कि इस बार भी सिलेक्शन होगा नहीं होगा, लेकिन वो दिन आज आ चुका था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैंने मम्मी को बताया नीचे जाके कि मम्मी, आज तुम्हारा बेटा अधिकारी बन गया। उन्होंने मुझे उठाया, वो भी रो रहे हैं, मैं भी रो रहा हूँ। मतलब घर में एक खुशी के माहौल में हम रो रहे हैं, क्योंकि वो इतने सालों की मेहनत थी मेरी, इतने सालों का संघर्ष था मम्मी का। आज मैंने सोचा था कि यार, मम्मी इतने साल से संघर्ष कर रहे हैं, उनको बहुत अब खुशियाँ देने का टाइम मुझे अब आया है। वो दिन बहुत अच्छे बीते मेरे मम्मी के साथ, बहुत खुशी हुई। सब तरफ से कॉल आए, जितने भी रिश्तेदार सभी के कॉल आए कि यार, भंवर सिंह जी का लड़का जनपद पंचायत सीईओ बना है, सूरज भाई का भाई ये बना है, वो बना है। सब तरफ से कॉल आए, मीडिया वाले घर पे आए, सब। ये सारी चीज़ें चकाचौंध देख के मम्मी पापा इतने खुश हुए। मतलब मैं जीवन में जितनी खुशियाँ उनको नहीं दे पाया, आज उनके चेहरे पर देख के मैं, मतलब ये सारी संघर्ष थे, चुनौतियाँ थी, मेरे सामने कुछ भी नहीं रही। वो आज मुझे दिख रहा था कि यार, वो चीज़ें होती सही है, होनी थी वो चीज़ें, आज है तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि उनके चेहरे पे जो खुशी का भाव था, मैंने उस चीज़ को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे दिन जा रहे थे, मुझे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। अब मैंने बस सोच रखा था, मम्मी को मैंने बोला था कि मम्मी, मैंने एक चीज़ सोच रखी है, मैं आपको जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग होगी, सरकारी गाड़ी मिलेगी मुझे, सरकारी गाड़ी में आपको बिठा के मेरे ऑफिस ले जाऊंगा, मेरे ऑफिस की कुर्सी पे आपको बिठाऊंगा, मेरी पहली सैलरी जो आएगी, वो पहली सैलरी आपके हाथ में दूंगा, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ये आज मैं यहाँ बना हूँ। आपका आशीर्वाद नहीं होता तो शायद ही मुझे पद या फिर ये सिलेक्शन मेरा हो पाता, क्योंकि इससे पहले 4 बार मैं बाहर हो चुका हूँ। शायद इतने सालों में जो मैंने आपकी सेवा नहीं करी, इस 1 महीने में मैंने जो सेवा करी, उसी का आज फल मिल रहा है मुझे। 1 महीना कैसे बीता मुझे पता नहीं चला। रोज़ मम्मी के इंजेक्शन लग रहे हैं, बोतल चढ़ रही है, बेड रेस्ट पे ही है अभी भी वो। 14 अक्टूबर, और इसी ड्यूरेशन में मम्मी के साथ साथ दादी भी बीमार हैं। 12 अक्टूबर दादी ने मेरे गोदी में दम तोड़ा और मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या होने वाला मुझे नहीं पता। सोचो क्या बीती होगी मेरे ऊपर, कि जिनके लिए मैं इतना कुछ करके आया हूँ, आज वो मेरे साथ दादी। एक तो ये व्यक्ति चला गया, दूसरा हॉस्पिटल में अंतिम सांसें गिन रहा है। हमें एक उम्मीद थी कि नहीं, मम्मी तो स्वस्थ होकर आ जाएंगे। मम्मी के शरीर में ब्लड की इतनी कमी थी, 4% ब्लड बचा था उनके शरीर में। मेरा ही ब्लड उनको अंतिम समय मैंने चढ़वाया। अंतिम बोतल मेरे शरीर से मैंने ब्लड उनको चढ़वाई। 12 अक्टूबर को दादी जी का अंतिम संस्कार किया हमने।
12 अक्टूबर के दिन मम्मी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके शाम को घर पे लेके आए। 2 दिन हम लोग साथ में रहे। मम्मी की हालत जो थी उससे और ज़्यादा सीरियस हो गई थी। 13 अक्टूबर के दिन शाम को मम्मी ने बोलना बंद कर दिया, सिर्फ धड़कनें चल रही थी उनकी। हम चारों भाई बहन उनके आसपास बैठे हैं। रात की 4 बज गई हमको। उन्होंने बोलना बंद कर दिया था, सिर्फ वो समझ रहे थे, सुन रहे थे हमको बस। 14 अक्टूबर मंगलवार आया। सुबह 10:30-11 बजे का समय था। हमको नहीं पता था आगे क्या होने वाला। खूब कोशिश करी हम लोगों ने कि नहीं अब हो जाएगा, क्योंकि मैं मम्मी को हर बार बोलता आया हूँ कि नहीं मम्मी, अब जो संघर्ष के दिन थे वो ख़त्म हो गए। अब आपका समय आया है, आपको मेरे साथ चलना है, मैं सबको बताऊंगा। साढ़े 12-1 बजे के बीच में मम्मी ने भी दम तोड़ दिया। मुझे समझ में नहीं आया था कि यार ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक हाथ से दिया तो एक हाथ से लिया भी सही उनने। अगर मुझे पता होता कि मुझे इस सिलेक्शन की इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी तो मुझे एक सिलेक्शन का भी मंजूर ही नहीं था। मैं ज़िंदगी भर बेरोज़गार हो ले लेता। लेकिन जो सदस्य, जो माँ, शायद ही कोई उसकी कमी पूरी कर सकता है। वो अगर मेरे साथ होती तो मैं इतना खुश होता है जितना मैं एक सिलेक्शन होने के बावजूद भी नहीं हो पाता। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया और आज उनको एक रानी जैसा रखने का समय आया था, और आज वही मेरी खुशियों में मेरे साथ नहीं है। बहुत बुरा लगा मुझे कि काश आज मेरे मम्मी मेरे साथ होते तो आज मैं उनको बता पाता कि देखो आपके बेटे का कितना सम्मान हो रहा है, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ माला, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है, ये सब चीज़ें मैं बता पाता उनको। काश वो आज मेरे साथ होते। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर इतनी बड़ी कीमत अगर मुझे पहले से पता होती थी मुझे ये कीमत चुकानी होगी तो मुझे पद स्वीकार ही नहीं है। लेकिन ठीक है, मेरे घर वालों ने मुझे समझाया, हर चीज़ समझाई मुझे कि नहीं यार, वो जाते जाते तुझे आशीर्वाद दे के गए हैं कि इतने साल से तेरा नहीं हुआ, आज हो के गए, हुआ है। उन्होंने आशीर्वाद दिया है तुझे, आज वो नहीं है। लेकिन उनकी जो सिखाई हुई जो चीज़ें हैं मेरे साथ, जो संस्कार हैं उनके, वो आज भी मेरे अंदर हैं। हो सकता है मैं आज आपके सामने जो इंटरव्यू दे रहा हूँ, पॉडकास्ट चल रहा है, हो सकता है मेरे आसपास ही मेरे मम्मी, मेरे दादी सुन रहे हों इस बात को, और सुन रहे हो तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि नहीं, आपने मुझे सीख दी है, वो हमेशा मेरे जीवन में उतारूँगा। उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया है कि बेटा, हम जिस दौर से, जिस माहौल से निकल के आए हैं, हमने वो संघर्ष देखा है। आज तो अधिकारी ज़रूर बन गया है, लेकिन अपने आप को कभी अधिकारी के रूप में मत देखना, हमेशा एक सेवक के रूप में देखना। जिस भी जगह, जिस भी क्षेत्र में तेरी ड्यूटी लगेगी, उस क्षेत्र में तुझे जितने भी वंचित लोग हैं, जितने भी दुख तकलीफ़ में अपने जैसे लोग हैं, उनकी सेवा करना तेरा पहला कर्तव्य होना चाहिए। तूने उन लोगों की सेवा की है, मतलब हम लोगों की सेवा की है, वो चीज़ मुझे आज भी याद है। और मैं उन दोनों को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि नहीं, जब भी मेरा सिलेक्शन होगा, जब भी जिस भी क्षेत्र में मैं जाऊँगा, मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि मेरे द्वारा किसी का नुकसान ना हो। कोई गरीब या वंचित लोग अगर मेरे पास आएँ तो वो ये सोच के नहीं जाएं कि यार मेरा काम नहीं हुआ। मैं हर संभव प्रयास करूँगा, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में रहेगा, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उनके हक की चीज़ें, उनके अधिकार की चीज़ें उनको दिलाने का पहला प्रयास करूँगा। अब मैं कुछ लोगों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा
जो मेरे इस संघर्ष के दिनों में मेरे साथ में रहे। सबसे पहले तो मैंने बताया आपको, पूरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरी वाइफ, मेरे बड़े भैया भाभी, मतलब इन लोगों का साथ तो रहा ही है। लेकिन एक क्या होता है कि ये घर से तो घर का सपोर्ट तो रहता ही है, लेकिन इंदौर में इतने दूर रहने के बावजूद दोस्त लोग, गुरुजन, जितने मार्गदर्शक रहते हैं वो भी एक हौसले के तौर पर आपका सपोर्ट करते हैं। मेरे कुछ दोस्तों का नाम लेना चाहूँगा। विजय गोयल, कहीं भी मुझे फाइनेंशियल भी दिक्कत आती थी, वो भाई बोलता था कि भाई तेरा भाई बैठा है, तू तेरे तैयारी भी ध्यान दे। जो स्वयं आज ग्रुप डी में सिलेक्टेड है, वो खुद की आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन वो मुझे हमेशा मदद करता था। मैं जिस लाइब्रेरी में काम करता हूँ, वहाँ के ओनर मयंक भैया, मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे उन दिनों में बहुत सपोर्ट किया। बंटी डामोर, अजय परमार, संजय राजपूत, ये कुछ चुनिंदा नाम है मेरी लाइफ के, जिन्होंने अपने इस दौर में मेरा सपोर्ट किया है। मुझे अगर मेरी लाइफ में अगर मैं सक्सेस हुआ हूँ तो इन सभी लोगों के मिले जुले प्रयासों से, इनके हौसला अफजाई से, इनके सपोर्ट से, इनके सपोर्ट सिस्टम से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। तो ये मेरी अकेले की सक्सेस नहीं है। ये अगर ये सफलता है तो मेरे जितने भी सपोर्टिव लोग रहे हैं, मेरे परिवार की सफलता है, मेरे दोस्तों की सफलता है, मेरे गुरुजनों की सफलता है, मेरे जो सहपाठी हैं उनकी सफलता है ये, और मेरे जैसे उन लोगों की सफलता है कि जो अभी संघर्ष कर रहे हैं और सफलता के इस जो भी इनका जो जर्नी है इसमें अभी भी कार्य कर रहे हैं। ये उन लोगों की सफलता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि आज मेरे जैसा व्यक्ति एक सामान्य परिवार से आता हुआ, इतनी चुनौतियों के बावजूद, इतने संघर्ष के बावजूद अगर अधिकारी बन सकता हूँ तो आप लोग भी बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।